नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीशरण, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भोजपुर जनपद मुरादाबाद, आपका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम आपको विराम चिन्हों के विषय में बताएंगे। किसके विषय में? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के विषय में बताएंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का मतलब है ठहरना, रुकना, विश्राम करना। विराम का मतलब हुआ ठहरना, रुकना या विश्राम करना। और चिन्ह का मतलब है निशान। तो विराम चिन्ह का मतलब क्या हुआ? जहां हम लिखते वक्त या पढ़ते वक्त अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन निशानों का प्रयोग करते हैं उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की जरूरत क्या है? ये सवाल आपके मन में आता है कि आखिर इन विराम चिन्हों का क्या महत्व है। विराम चिन्हों का हिंदी भाषा के लेखन में और बोलने में दोनों ही महत्व है। जैसे हम बहुत तेजी के साथ बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं, कभी बोलते हुए रुक जाते हैं, ठीक इसी प्रकार हम किसी आलेखन के लिखने में, किसी पैराग्राफ को लिखने में, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, ताकि वो हमारे भाव, हमारे विचार पाठक तक बहुत ही स्पष्ट रूप में पहुंच सकें, उसके लिए हम थोड़ा ठहरते हैं, रुकते हैं। उस रुकने के लिए विराम चिन्हों का लगाया जाना अपेक्षित है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि विराम चिन्हों की कितनी बड़ी उपयोगिता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कहीं एक मेयर साहब किसी स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि क्लास में जो है एक टीचर पंक्चुएशन पढ़ा रहे हैं, विराम चिन्हों के विषय में पढ़ा रहे हैं। तो मेयर को बड़ा अटपटा सा लगा कि ये क्या फालतू चीज़ पढ़ा रहे हैं टीचर, ये विराम चिन्हों का क्या महत्व है। उनकी समझ में कुछ नहीं आया और मेयर जो है टीचर को ये कहकर क्लास से बाहर निकलने लगे, द टीचर इज ए फूल। अब मेयर ये वाक्य कह करके बाहर चल दिए, लेकिन तभी टीचर ने उनको रोका, बोले सर प्लीज रुक जाइए। और उस टीचर ने मेयर के कहे हुए सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मेयर सेज द टीचर इज ए फूल। यानी मेयर के कहे हुए सेंटेंस को टीचर ने ज्यों का त्यों रख दिया। अब उसने कहा मेयर से कि देखिए सर, विराम चिन्हों का कमाल देखिए। क्या कमाल दिखाया उसने? वो सेंटेंस ज्यों का त्यों रख दिया और उसने विराम चिन्हों का प्रयोग किया। कहाँ किया? मेयर सेज द टीचर इज ए फूल। इस सेंटेंस का मतलब क्या निकला? मेयर कहता है अध्यापक मूर्ख है। एक क्षण बाद उसने फिर विराम चिन्ह लगाए, ये मिटा करके यहां मिटा दिया, सब मिटा दिया, और फिर उसने विराम चिन्हों का प्रयोग किया। फिर क्या हुआ? कहाँ लगाया उसने विराम चिन्ह, कहाँ प्रयोग किए? मेयर सेज द टीचर।
मेयर, इसका मतलब क्या हुआ? मेयर सेज द टीचर, अध्यापक कहता है मेयर इज ए फूल, कि मेयर मूर्ख है। तो मेयर को जाकर पता लगा कि हाँ, इस पंक्चुएशन का, विराम चिन्हों का कितना बड़ा महत्व है। थोड़ी सी असावधानी से इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक सेंटेंस और मैं बताता हूं आपको। रोको मत, जाने दो। यह सेंटेंस है। अब देखिए, इसमें विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, कैसे इसका भाव बदल जाता है तुरंत ही विराम चिन्हों का प्रयोग करने के बाद। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। दोनों के भाव अलग अलग हुए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। रोको मत, जाने दो, यानी उस व्यक्ति को रोकिए, उसे जाने मत दीजिए। और दूसरे का अर्थ क्या हुआ? रोको मत, उसे रोकिए मत, जाने दीजिए। दो अर्थ हो गए। तो विराम चिन्हों का जो महत्व है, उस महत्व को कोई नकार नहीं सकता। गलत विराम चिन्हों का प्रयोग करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वैसे तो 10 से ज़्यादा विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से 10 विराम चिन्ह इसमें हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और पहली बात मैं ये बता दूं कि हिंदी में जितने भी विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, उसमें हिंदी का केवल अपना एक विराम चिन्ह, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, वही उसका अपना निजी है। बाकी सब अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि विराम चिन्हों के मामले में हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा की ऋणी है। ये कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला जो विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। दूसरा है अर्ध विराम। तीसरा है अल्प विराम। चौथा है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह। तीसरा है, पांचवा है सॉरी, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। चिन्ह। छठा है योजक चिन्ह। सातवां है निर्देश चिन्ह। आठवां है कोष्टक। नौवां है उद्धरण। और 10वां है विवरण चिन्ह। अब पूर्ण विराम को अंग्रेजी में बोलते हैं फुल स्टॉप। अर्ध विराम को बोलते हैं अंग्रेजी में सेमी कॉलम।
अल्प विराम को बोलते हैं कॉमा। प्रश्न सूचक चिन्ह को बोलते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विस्मयादि बोधक को बोलते हैं, चिन्ह को बोलते हैं अंग्रेजी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। योजक चिन्ह को बोलते हैं हाइफन। निर्देश चिन्ह को बोलते हैं कॉलन। निर्देश चिन्ह को बोलते हैं डैश, सॉरी। कोष्ठक को बोलते हैं ब्रैकेट्स। उद्धरण चिन्ह को बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। और विवरण चिन्ह को बोलते हैं कॉलन एंड डैश। अब इनके मैं चिन्ह बता रहा हूं, ये कैसे कैसे चिन्ह लगते हैं। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो हिंदी में इस तरीके से लगाया जाता है। अर्ध विराम का जो चिन्ह है सेमी कॉलन, इसका कैसे लगता है, ऊपर बिंदी और नीचे ये कॉमा। ये अर्ध विराम का निशान है, उसका चिन्ह है। अल्प विराम का जो चिन्ह है वो कैसे लगता है, खाली नीचे कॉमा लगता है। प्रश्न सूचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह कैसे लगता है, इस तरीके से। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो कैसे लगते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरीके से। योजक चिन्ह हाइफन कैसे लगता है, हल्का सा डैश। निर्देश चिन्ह डैश इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी हाइफन से थोड़ा बड़ा, हाइफन इससे छोटा होता है। कोष्ठक, ये 2-3 प्रकार की कोष्ठक ब्रैकेट्स लगाते हैं, उनका चिन्ह इस तरीके से है। हम इस तरह की ब्रैकेट भी प्रयोग में लाते हैं, इस तरह की ब्रैकेट भी प्रयोग में लाते हैं, और इस तरह की ब्रैकेट भी प्रयोग में लाते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमास, ये 2 प्रकार से इसका चिन्ह लगता है। एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इस तरीके से लाएंगे, ये घुंडी नीचे रहेगी ऊपर, और इस तरीके से ये घुंडी ऊपर रहेगी। इसी प्रकार जो उद्धरण चिन्ह है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में डबल हो जाएंगे ये, और ये इस तरीके से। ये 2 प्रकार के इन्वर्टेड कॉमास हैं। और विवरण चिन्ह यानी कॉलन डैश, एक तो ये हो गए आपके कॉलन। डैश अगर लगाना है तो ये हो गया, इनका भी प्रयोग होता है अलग, डैश का, कॉलन का भी प्रयोग होता है और डैश का भी प्रयोग होता है, और दोनों का एक साथ भी प्रयोग होता है, जिसे हम कहते हैं विवरण चिन्ह यानी अंग्रेजी में कॉलन डैश। तो ये मुख्यतः 10 प्रकार के ये विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रश्न सूचक साइन ऑफ इंटरोगेशन का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का कहाँ प्रयोग होगा, निर्देश चिन्ह का कहाँ प्रयोग होगा, कोष्ठक का कहाँ प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाएंगे, और विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, इन सब बातों की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे, अगले भाग में देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा है आपको इसकी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।